क्रेडिट की, कर्ज की बात हो रही थी। मैं अभी बात कर रहा था प्रारंभ में, सकनी, चौपड़, ठगी, ये कर्ज की बात करते हैं अपने घोषणा पत्रों में, केंद्र के और राज्य के। एक बार नहीं, अनेकों बार का, जैसे ही हम सरकार में आएंगे सारे कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनके नेता गए थे, सभाओं में गिनती गिनते थे, 2 लाख तक के कर्जे माफ 10 दिन के अंदर, और बोलते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री हटा दिया जाएगा। लोगों ने एक बार जिता दिया 18 में, इंतजार करते रहे। 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, कर्जा माफ नहीं हुआ, तो 1.25 साल में फिर से कांग्रेस की सरकार ही चली गई मध्य प्रदेश में। और दोबारा माननीय सभापति महोदय, दोबारा सरकारें वहां लौट के नहीं आई, क्योंकि ये छल और फरेब और ठगी अगर करती है किसान के साथ तो कांग्रेस करती है, कांग्रेस करती है। मुझे पता नहीं है दुनिया में कहीं किसी किसान का स्टैच्यू हो। हमने दुनिया में सबसे ऊंचे स्टैच्यू के रूप में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की चर्चा सुनी है, लेकिन मेरे सारे कृषि जगत के लोगों को जानकर के खुशी होगी कि भारत में आजादी के आंदोलन में जिस महापुरुषों ने किसान शक्ति को जागृत किया, किसानों को आजादी के आंदोलन का मुख्य धारा में जोड़ा, वे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से डबल उसकी ऊंचाई है और एक किसान नेता की है। और दूसरी विशेषता है कि ये जो स्टैच्यू बनाया गया है तो भारत के 600,000 6 लाख गांवों से हर गांव में किसानों को कहा गया कि आप खेत में जिस लोहे के औजार का उपयोग करते हैं वैसा अपने खेत में उपयोग किए हुए औजार का टुकड़ा हमें दीजिए। 6 लाख गांवों से खेतों में उपयोग किया गया लोहे का औजार लाया गया, उसको मेल्ट किया गया और दुनिया के सबसे ऊंचे एक किसान नेता के स्टैच्यू के अंदर उस खेत में उपयोग किए औजार का मेल्ट करके लोहा उपयोग किया गया। मैं जरूर मानता हूं कि इस देश के किसान पुत्र को इतना बड़ा सम्मान जो मिला है, शायद विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। मुझे पक्का विश्वास है आज यहां आप आए हैं तो जरूर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू देखने के लिए आप आकर्षित होंगे।
राजकुमार पाल, राजकुमार पाल, अरे कमाल! भारत सेमीफाइनल जा रहा है, भारत सेमीफाइनल जा रहा है, भारत सेमीफाइनल जा रहा है। कमाल की गेम यहाँ पे, और मेरे साथी सुनील बहुत भावुक हो चुके हैं और होना भी चाहिए। पूरा भारत इस समय गर्व से सर ऊपर कर दिया है भारतीय हॉकी। चलती क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। टेक्नोलॉजिकली हम पूरी दुनिया में सबसे आगे होंगे जब ये कानून पूर्णतः इंप्लीमेंट होंगे, और इसकी डेफिनेशन इस तरह से बनाई गई है कि आने वाले 50 साल तक इजाद होने वाली सारी टेक्नोलॉजी को इसके अंदर समाहित कर दिया गया है। मानो हम ई डॉक्यूमेंट्स, अब इसकी डेफिनेशन बन गई, कानूनी मान्यता आ गई, तो फॉर्म कोई भी बदल जाएगा, प्रकार कोई भी बदलेगा, टेक्नोलॉजी कितनी भी अपग्रेड होगी, वो ई डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा। गैजेट्स बदलते जाएंगे, सॉफ्टवेयर बदलते जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट बदलते जाएंगे, परंतु डेफिनेशन वो की वो रहेगी। इस दृष्टि से इसको बनाया है, और आज संविधान की स्पिरिट के हिसाब से सिटीजन सेंट्रिक के कानून बनाए हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं इनका संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद हमने कई जगह न्यायिक प्रक्रिया पर भी कुछ मर्यादाएं डाली हैं। इसके कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हो जाने के बाद किसी भी फरियाद पर 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट आ जाएगा। इस प्रकार की टाइम बाउंड व्यवस्था हमने इसके साथ की है। नए आपराधिक कानून है नागरिक केंद्रित। अब कहीं से भी कभी भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, क्योंकि नए कानून देते हैं अधिकार इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर यानी ईएफआईआर का। अब अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ईएफआईआर दर्ज करें। सुविधानुसार 3 दिनों के अंदर पुलिस स्टेशन जाकर अपने एफआईआर के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना होगा। ईएफआईआर की सुविधा अब है पीड़ित का अधिकार। नए आपराधिक कानून है नागरिक केंद्रित। अब कहीं से भी कभी भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, क्योंकि नए कानून देते हैं अधिकार इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर यानी ईएफआईआर का। अब अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ईएफआईआर दर्ज करें। सुविधानुसार 3 दिनों के अंदर पुलिस स्टेशन जाकर अपने एफआईआर के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना होगा। ईएफआईआर की सुविधा अब है पीड़ित का अधिकार। नए कानूनों के 3 आधार: न्याय, निष्पक्षता, समान व्यवहार।